Hello guys, welcome back to your channel Uttarakhand Officers Path with Simran. So today we are going to discuss the General Studies paper 4 which is related to ethics, integrity and aptitude. तो ethics का पेपर होगा ये आपका जो ये पेपर है आपका हुआ था 29th ऑफ अप्रैल में, ठीक है। टोटल इसमें वही पार्ट 3 है, टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे इसमें, 50 वर्ड्स, 100 वर्ड्स एंड 150 वर्ड्स के 4, 8 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे टोटल। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे इथिक्स में आपके। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज ऑन द वर्किंग स्टाइल ऑफ सिविल सर्वेंट्स? इट बी मैंडेटरी फॉर सिविल सर्वेंट्स टू फॉलो द मॉरल वैल्यूज। नैतिक मूल्यों में पतन या गिरावट का सिविल सेवकों की कार्यशैली पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या सिविल सेवकों के लिए नैतिक मूल्यों का अनुपालन अनिवार्य होना चाहिए? इस पे बात कीजिए आप। देन second question, in reference of emotional competencies, differentiate between self-awareness and social awareness. Self-awareness और social awareness के बीच में आपको differentiate करना है। संवेगात्मक क्षमताओं के संदर्भ में आत्म जागरूकता एवं सामाजिक जागरूकता के मध्य अंतर कीजिए। नेक्स्ट है, explain the essentiality of impartiality in effective and objective administration. प्रभावकारी एवं वस्तुनिष्ठ प्रशासन के लिए निष्पक्षता यानी भेदभाव रहित की अनिवार्यता की व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द की सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल एथिक्स? अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के प्रमुख स्रोत क्या कौन कौन से हैं या क्या हैं? पांचवा, व्हाट आर द मेन इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन सिविल सर्विसेज वर्किंग? लोक सेवकों की कार्यशैली में पारदर्शिता में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा कौन से प्रमुख उपायों, प्रयासों एवं क्रिया विधायों को लागू किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। पार्ट 2 में आता है आपका जो 10 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा और आपके 100 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे। 6th क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द रोल ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक रिलेशनशिप्स। निजी एवं सार्वजनिक संबंधों के में नीति शास्त्र की भूमिका को परिभाषित कीजिए। एकात्म मानवता यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म beholds human in his totality. Analyze this statement. एकात्म मानववाद मानव को समग्रता में स्वीकार करता है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। स्वयं की खोज का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि स्वयं को अन्यों की सेवा में विलीन कर दें। कथन की समीक्षा कीजिए। The best way to find yourself is to dissolve oneself in the service of others. Review the statement. Next question. क्या आप सोचते हैं कि नैतिक के लिए एक आवश्यक गुण है? यदि हाँ, तो विवेचना कीजिए। डू यू थिंक moral attitude is an essential attribute of for good governance? If yes, then explain. 10th question, next question जो है आपका, क्या एक लोक सेवक के लिए अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते समय वस्तुनिष्ठ रह पाना संभव है? विवेचना कीजिए। Whether it is possible for a civil servant to be objective while discharging his administrative duties? Explain. आपके दृष्टिकोण के अनुसार क्या अच्छे एवं सफल प्रशासन एवं प्रशासन के लिए बुद्धि लब्धि या IQ की तुलना में भावनात्मक लब्धि यानी IEQ अधिक महत्वपूर्ण है? टिप्पणी कीजिए। अकॉर्डिंग टू योर viewpoint, whether emotional quotient EQ is considered more important as compared to the intelligent quotient IQ for good and successful administration and governance? Comment. Next question. Discuss the persuasion is an important form of social influence. Describing the process of persuasion, explain the importance in administration. विवेचना कीजिए कि सहमत कराना या राजी कराना सामाजिक प्रभावी का महत्वपूर्ण रूप है तथा सहमत कराने की प्रक्रिया को वर्णित करते हुए यह प्रशासन में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। Next question, how can social audit help in ensuring transparency in working of the Panchayati Raj institutions of your state? Explain it with examples. आपके राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण किस प्रकार सहायक है? उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव योर सजेशंस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी इन इंडिया। भारत में सेवा प्रदान करने में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर इनएफिशिएंट यूज ऑफ पब्लिक फंड्स। सार्वजनिक धन के अकुशल उपयोग के कारणों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट पार्ट 3 है, सोक्रेटिक इंटरेस्ट फॉर मॉरल एथिकल देन साइंटिफिक। डिस्कस विद एग्जांपल्स। सुकरात की अभिरुचियां वैज्ञानिक प्रकृति की होने की बजाय नीति परक थी। दृष्टांत सहित व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, it is necessary for ethical governance that culture of transparency should be developed instead of culture of privacy.
critically examine. नैतिक शासन के लिए आवश्यक है कि गोपनीयता की संस्कृति के बजाय पारदर्शिता की संस्कृति विकसित की जाए। आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिरुचि अभिक्षमता की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट करें कि प्रभावशाली एवं सुशासन के लिए किस प्रकार की अभिक्षमताएं अभिरुचियां एक सिविल लोक सेवक में अनिवार्यता होनी ही चाहिए। Describing the aptitude, elucidate that which type of aptitudes a civil servant must possess for effective and good governance. Next question, today's administration demands for a revolutionary change in the attitude and behavior of public servants. Comment. आज का प्रशासन लोक सेवकों की अभिवृत्ति और व्यवहार में क्रांतिकारी परिवर्तन की मांग करता है। टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क व्हाई अ सिविल सर्वेंट शुड बी एम्पैथेटिक, हाउ अ सिविल सर्वेंट मे डेवलप एम्पैथी, डिस्क्राइब। प्रशासनिक कार्यों के दौरान एक सिविल सेवक या लोक सेवक को समानुभूतिक क्यों होना चाहिए। एक लोक सेवक समानुभूति को किस प्रकार विकसित कर सकता है, वर्णन कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने सुशासन को ज्यादा व्यवहारिक बनाया है। अपने राज्य के उचित उदाहरणों से इस वक्तव्य का मूल्यांकन कीजिए। आरटीआई एक्ट 2005 plays a significant role in making good governance more practical. Evaluate the statement with suitable examples of your state. Next question, identify the prerequisite components of probability in governance. Very important, probability in governance, and justify why its adherence is challenging for effective administration. शासन में ईमानदारी के पूर्व पोषित घटकों की पहचान करें और यह प्रमाणित करें कि प्रभावी प्रशासन के लिए इसका पालन क्यों चुनौतीपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 तक आपकी नॉर्मल क्वेश्चन थे। इसके बाद 3 केस स्टडीज थी इस पेपर में एथिक्स के, 23, 24, 25 ये आपकी केस स्टडीज थी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं एक एक करके तीनों केस स्टडीज। Read carefully the following passage and answer the following questions. A person was drowning in a river. 3 persons named A, B, C and on the bank of the river wanted to save the life of the drowning person. Okay, the first one, A, wanted to save his life because the police department has declared rupees 5 lakh as reward to a person who helps in his rescue. Person B wanted to save his life because he was a close relative of B. And person C wanted to save him because of awareness of his duty to save the life of the drowning person. Now, on the basis of above case studies, give the reasoning behind moral or immoral act of them. A, is the act of A moral or immoral? Give reason in support of your answer in 60 words. Okay. Then B, is the act of B was moral or immoral? Give the reason in support of your answer in 60 words. Then C, is the act of the C is moral or immoral? Give reason in support of your answer in 30 words. Total 150 words में लिखना है आपको ये। तो आपको ये बताना है कि जो A, B, C है तीनों एक डूबते हुए इंसान को बचाना चाहते हैं, लेकिन तीनों की वजह अलग अलग है और उन वजहों पे आपको ये बताना है आंसर में कि जो उनका एक्ट था जो उन्होंने किया उस स्टेटमेंट के दौरान जो दी गई है क्वेश्चन में, वो मॉरल था या इमोरल था। तो जैसे मान लो ए वाला मैं आपको बताती हूँ, इज द एक्ट ऑफ ए मॉरल और इमोरल? Wanted to save his life because the police department has declared 5 lakh as reward to a person who helps in this arresting. तो मेरे हिसाब से अगर देखो आप तो ये जो एक्ट था जो ए ने किया वो कहीं ना कहीं मॉरल भी था और इमोरल दोनों था। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में उस पे 5 लाख रुपए घोषित नहीं किए हुए होते तो शायद वो उसको बचाने के लिए नहीं कूदता पानी में, ना ही प्रयास करता, तो वो इमोरल एक्ट बन जाता। लेकिन उसने बचाया 5 लाख के लिए ही सही, लेकिन बचाया तो एक जान को बचाया, साथ में पुलिस डिपार्टमेंट की भी हेल्प करी, तो ये मॉरल एक्ट भी हुआ कहीं ना कहीं। तो इसमें दोनों ही मुझे कण दिख रहे हैं। बी का भी एक्ट दोनों ही मॉरल और इमोरल दिख रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि उसने अपने डूबते हुए इंसान की जान क्यों बचाई? क्योंकि वो उसका क्लोज रिलेटिव था। मान लो बी का वो क्लोज रिलेटिव नहीं होता तो वो उसकी शायद जान नहीं बचाता, तो वो इमोरल एक्ट हो जाता। और जान बचाई बिकॉज ही वाज हिज रिलेटिव, तो ये मॉरल एक्ट हो गया जान बचाना। ठीक है। सी का प्योरली मॉरल एक्ट मेरे हिसाब से है बिकॉज he wanted to save him because of the awareness of his duty to save the life of the drowning person. C ने सिर्फ इसलिए उसकी जान बचाई, जिसे हम कह सकते हैं इंसानियत के नाते, उसका कोई रिश्ता नहीं था उस इंसान से जो डूब रहा था, ना ही उस पर कोई इनाम था पुलिस की तरफ से उसके ऊपर, उसे इस चीज की नॉलेज थी, कुछ नहीं मालूम था, उसे बस इतना पता था एक सामने इंसान है, एक इंसानियत के नाते उसे उसको बचाना उसका धर्म है। इस चीज से वो अवेयर था अपनी ड्यूटी को लेके, अपनी इंसानियत के धर्म को लेके, और उस वजह से उसकी जान बचाई। तो दिस
एक्ट वॉज कम्प्लीटली द मॉरल एक्ट, इसमें इमोरलिटी कहीं भी साइन नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो सी का एक्ट था वो पूरी तरह मॉरल एक्ट था। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो आंसर को। तो ये केस स्टडी थी हमने जो इसमें देखा आपको, ये आपको 60 और 30 वर्ड्स में कंप्लीट करनी थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये 30 वर्ड्स में करनी है लास्ट वाली। ठीक है, अब केस स्टडी दूसरे पे आते हैं। 24th क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, जब भी केस स्टडी आते हैं तो हमेशा कोशिश करो आप स्टेक होल्डर्स लिख दो कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। अगर इश्यूज आइडेंटिफाई हो सके तो इश्यूज लिख दो। उससे क्या होगा, अगर लेंथी आंसर्स आपको लिखने का मौका मिल रहा है तो आपके पास बहुत ज्यादा मटेरियल होगा, फटाफट आप लिख सकोगे। स्टेक होल्डर्स लिख दिए, इश्यूज लिख दिए, फिर इश्यूज के सोल्यूशंस लिख दिए। आपका क्या पॉइंट पूछा है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख दिया। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन लिख दिया। तो इससे आपकी एक आंसर की क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हिंदी में जो है आप ऊपर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश में मैंने आपको अच्छी खासी हिंदी में कन्वर्ट करके दोनों जगह से ही समझा दिया है ओवरऑल। सेकंड केस स्टडी पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। स्टडी द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। You are senior administrative officer in the city. There is a large college located in your city. Earlier, this college was very prestigious and famous. ठीक है? At present, the teachers have remained indifferent towards their responsibilities and duties. Classes for the students are not held regularly. Teachers and staff do not come to the college on time. The college's exam results are declining day by day. Indiscipline among students of college is increasing, and the level of extra co-curricular activities at the college is declining. Besides the college building, it has become dilapidated, and the condition of other basic facilities in the college is also not good. As a senior administrative officer of the city, how would you solve this problem in the following context? First one, from the perspective of improving the behavior and work culture of the college teachers and staff. 60 words में लिखना है आपको ये. Second one, from the perspective of increasing the motivation of the college students, आप क्या step लेंगे 60 words में बताना है आपको. And from the perspective of improving the college infrastructure, ये 30 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो ये पूरा था केस स्टडी और इसको आपको इन वर्ड्स लिमिट में लिखना है समझ के। तो पहले आप मेरे हिसाब से स्टेक होल्डर्स लिखो, फिर से इश्यूज लिखो, फिर इश्यूज को अच्छे से एक एक वन बाय वन एबीसी आपने दे रखा है उसे समझा दो। मैं पूरी प्रॉपर एथिक्स की क्लास लूंगी। ठीक है, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि एथिक्स के आंसर उसको आपको किस तरह हैंडल आउट करना है और किस तरह से आप वैल्यूडेशन करके और प्रॉपर से केस स्टडी को हैंडल कर सकते हो आप। मैं पूरा कोर्स इस दौरान लॉन्च करूंगी। गिव मी सम टाइम, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से और पेपर्स एग्जाम इंटरव्यूज वगैरह होने की वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाई, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आने वाले एग्जाम्स में आप पूरी तरह से मेंस के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ, चाहे वो इथिक्स का पेपर हो, क्योंकि पूरा फुल फ्लेज पेपर एक इथिक्स का होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें अगर आप स्कोरिंग, क्योंकि एक स्कोरिंग पेपर है 200 मार्क्स का, हिंदी हो गया, एसए हो गया, एथिक्स हो गया, ये बहुत स्कोरिंग पेपर है। इसमें अगर आपको सही टेक्निक पता है तो आप अच्छे से मार्क्स अपनी मेरिट को ले जा सकते हो ऊपर। ठीक है ना, तो मैं पूरा एथिक्स का पेपर या कोर्स लॉन्च करूंगी अपने इस यूट्यूब चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो, कोई आपको उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। एंड विश्वास कीजिएगा, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा रिसर्च करके अच्छे से खुद के नोट्स बनाए हैं, जो मैंने सीनियर अपने टीचर से मैंने सीखा है, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। काफी रिसर्च करने के बाद मैंने उस चीज पे अपना अध्ययन किया है और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। प्रीवियस जो मेरे पेपर्स हुए अपर टीसीएस के, उसमें मेरे एथिक्स में हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स है। ठीक है, तो मैं आपके साथ वो सारी चीजें आने वाली वीडियोस में एक फुल फ्लेज में कोर्स स्टार्ट करूंगी, उसमें शेयर करूंगी आपके साथ एथिक्स का। अभी उत्तराखंड की मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जिसमें मैं उत्तराखंड स्पेसिफिक को पढ़ा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको जीएस पेपर्स की स्पेसिफिक भी नोट्स प्रोवाइड करूंगी, साथ ही साथ बाकी चीजें भी प्रोवाइड करती जाऊंगी। स्टार्टिंग में मैंने अभी इस पेपर के पहले इंटरनल सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर के नोट्स प्रोवाइड किए थे आपको। मैं आने वाली वीडियोस में और भी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगी जो GS1, GS2, GS3, GS4 एथिक्स के पेपर में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। एंड मैं इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं कर रही हूँ, कोई ऐसी मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे उसके लिए मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए आपसे। बस इतना एक बेनिफिट कर दीजिए ताकि मुझे हिम्मत मिलती रहे कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। आप इसे जितना हो सके लोगों बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि आप लोगों की प्यार और मोटिवेशन से ही मैं इस चीज को कंटिन्यू कर पाऊंगी। नहीं तो इसमें भी बहुत सारा समय लगता है। अगर इसका मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ मुझे फ्रूटफुल नहीं लग रहा है ये आप लोगों के लिए, अगर ये फायदेमंद नहीं है, तो फिर मैं अपना भी टाइम क्यों वेस्ट करूँ। ठीक है ना, तो अगर आपको ये फ्रूटफुल लग रहा है तो आप बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। और मुझे क्या आपके लिए आपको क्या चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अपने आप मुझे सुझाव दीजिए कमेंट में। ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। ओके ओके, तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 25वां क्वेश्चन है इस पेपर का, एथिक्स का। रीड द गिवन फ्रेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो।
Managing director of a prominent pharmaceutical company is faced with a decision regarding appointment of new directors to the board of management. The company is doing a roaring business, but financial irregularities have come to light. The managing director is under tremendous pressure from the existing management to appoint individuals with close personal ties to the top management, which potentially can compromise the board's independence. Managing director is in a fix and sandwiched between maintaining company's growth and uphold corporate governance principles. Right solutions for the following equations. Ethical dilemma बताना है क्या है आपको इसमें, upholding corporate governance principles क्या क्या है एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे. 60, 60 और 30 वर्ड लिमिट में आपको ये डिस्कस करना है. ठीक है, तो ये आप खुद कीजिएगा थोड़ा सा प्रैक्टिस, लास्ट की स्टडी होगी. ये थे आपके टोटल 25 क्वेश्चन एथिक्स पेपर के जो हमने डिस्कस करे आज. आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिट रही होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम उत्तराखंड स्पेसिफिक पेपर 1 और पेपर 2 डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो कि उत्तराखंड स्पेसिफिक होने वाला है, जो पेपर आपका जीएस 5th और जीएस 6th पेपर होगा. ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी आपको मेरे लिए कोई सुझाव हो तो प्लीज मुझे बताइए. अगर कुछ आपको इंपॉर्टेंट कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोर्स में कुछ और आपको डिटेल्स चाहिए या कोई और टॉपिक पे मैं आपको नोट्स चाहिए मुझसे, तो आप मुझे बताइए प्लीज. Okay, all the best for your upcoming exam.